नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाइश साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत टॉपिक पर बेस्ड एक महत्वपूर्ण पॉइंट शिक्षण सूत्र के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस में हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हमने सबसे पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझा था। उसके बाद हमने शिक्षण अधिगम की विशेषताओं को जाना और उसके बाद हमने शिक्षण अधिगम के सामान्य सिद्धांतों को जाना कि शिक्षण अधिगम में जो सामान्य सिद्धांत होते हैं वो सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं और इसको किसने दिया था और उनको अंत में किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपने जान लिया था कि उनको अंत में हम शिक्षण सूत्रों के नाम से, आज के समय में जो शिक्षण अधिगम के सामान्य सिद्धांत है उनको शिक्षण सूत्रों के नाम से जानते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने शिक्षण सूत्रों को भी डिटेल में जान लिया था कि वास्तव में शिक्षण सूत्र होते क्या हैं और इसका यूज हम क्यों करते हैं, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है और इसको ना जानने से क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके थे। और शिक्षण सूत्र की जो प्रकृति है वो क्या है ये भी हम जान चुके थे। तो आज की क्लास में हम शिक्षण सूत्रों के प्रकार के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि शिक्षण सूत्र में कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं जिनको एज अ टीचर आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह वो सारे शिक्षण सूत्र हैं जहां से आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं कि शिक्षण सूत्रों के प्रकार कौन कौन से हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप शिक्षण सूत्र के प्रकार के अंतर्गत आपको ये जानना चाहिए कि कुछ मुख्य शिक्षण सूत्रों के प्रकार यहाँ पर है जो निम्नलिखित है, यानी कि ये मुख्य शिक्षण सूत्र हैं जो आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई एक प्रश्न यहाँ से आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से मुख्य शिक्षण सूत्र हैं जिनको हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स सरल से कठिन की ओर, यानी कि एक शिक्षण सूत्र होता है जिसका नाम है सरल से कठिन की ओर, या फिर हम इसको कहते हैं सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र। तो इसका यूज हमें कब और कैसे करना होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका एक शिक्षण सूत्र हो जाता है सरल से कठिन की ओर या फिर सरल से जटिल की ओर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका दूसरा शिक्षण सूत्र आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सी चीजें आपको पता है और उनसे रिलेट करते हुए आप कौन सी चीजें नहीं जानते हैं, इस तरीके के शिक्षण सूत्र का यूज एज अ टीचर आपको कब और कैसे करना होता है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। उसके बाद आता है आपका एक तीसरा शिक्षण सूत्र जिसका नाम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसका मतलब स्थूल का मतलब एक ऐसी वस्तु जिसको आप इजीली देख सकते हैं और उसके बाद उस वस्तु को देखकर आप छोटी छोटी वस्तु यानी कि जो सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीजें जिसको आप नॉर्मली नहीं देख पाते, तो ऐसी चीजों की ओर जब आप जाते हैं यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब आप शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं तो आप किस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं इसके माध्यम से, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद एक और शिक्षण सूत्र आता है आपका जिसका नाम है पूर्ण से अंश की ओर। तो देखिए पूर्ण से अंश की ओर ये भी एक शिक्षण सूत्र है। इस शिक्षण सूत्र को किसने दिया है और ये किस पर बेस्ड है इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसके बाद एक और आता है आपका पांचवा जिसका नाम है अनिश्चित से निश्चित की ओर शिक्षण सूत्र, यानी कि पहले आप अनिश्चित चीजों के बारे में जानते हैं, यानी कि आपको जो भी पता होता है वो अनिश्चित होता है और फिर धीरे धीरे आप एक निश्चित बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये आप कब करते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है और ये क्यों करना चाहिए, इसके पीछे के जो भी कारण हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस शिक्षण सूत्र को भी ध्यान रखेंगे आपकी अनिश्चित से निश्चित की ओर। उसके बाद एक छठा शिक्षण सूत्र आता है जिसका नाम है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जिस चीज को आप डायरेक्टली देख सकते हैं, यानी कि जो आपके सामने उपस्थित होता है, प्रत्यक्ष चीजें हैं वो, और उनसे जब आप रिलेट करते हुए अप्रत्यक्ष जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप फील कर सकते, इमेजिन कर सकते हैं, तो इस तरीके के भी आप शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। मतलब आप अपने शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इस तरीके की गतिविधियों का भी प्रयोग करते हैं जिसको हम एक शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो इनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक और आता है आपका सेवेंथ जिसका नाम है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि आप एक शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है विशिष्ट
से सामान्य की ओर, यानी कि सबसे पहले आप विशिष्ट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण आप प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे आप एक नॉर्मली एक लॉ की तरफ, एक नियम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि एक सामान्य चीज़ें बताते हैं। तो इस तरीके के शिक्षण सूत्र का यूज़ आप कब करते हैं, कैसे करते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि यहाँ से किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उन बिंदुओं के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद एक और शिक्षण सूत्र आता है जिसका नाम है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर एक शिक्षण सूत्र होता है। कब आप विश्लेषण करते हैं और कब आप उसका संश्लेषण करते हैं, किस तरीके से आप विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आगे बढ़ते हैं और इस टेक्निक्स का यूज़ आप कैसे करते हैं, कब आपको इस टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए अपने टीचिंग प्रोसेस के दौरान, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ तक आपने जान लिया कि 8th जो है आपका शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब आता है आपका एक 9th शिक्षण सूत्र जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत क्रम की ओर, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, एक साइकोलॉजिकल सीक्वेंस होते हैं और उससे आप जो तर्क संगत क्रम की ओर बढ़ते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक क्रम से जब आप तर्क संगत क्रम की ओर बढ़ते हैं तो इसका यूज़ आप कब करते हैं, कैसे करते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद 10वें नंबर पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आता है अनुभव से युक्ति की ओर, यानी कि अनुभव से, आप एक्सपीरियंस से आप युक्ति की ओर एक शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसको कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में एक अंत में आता है आपका प्रकृति का अनुसरण, यानी कि प्रकृति का अनुसरण ये भी एक शिक्षण सूत्र है जिसका यूज़ आप कब करते हैं, कैसे करते हैं, इनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका यूज़ हमें कैसे करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है लास्ट क्लासेस में शिक्षण सूत्र के बारे में। आज की क्लास में हम शिक्षण सूत्र के प्रकारों पर डिस्कशन करेंगे और शिक्षण सूत्रों के प्रकार में मैंने आपको कुछ मुख्य शिक्षण सूत्रों के प्रकार बताए। यहाँ पर लगभग 10 से 11 शिक्षण सूत्र हैं जहां से आपको एग्जाम्स में एक प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाएंगे और अगले क्लासेस के माध्यम से, यानी आगे कुछ क्लासेस के माध्यम से मैं आपको शिक्षण सूत्र को डिटेल में स्टडी कराऊंगा ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न आपके, चाहे वो डेप्थ से पूछे या ऊपर से पूछे, कैसा भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से रिलेट करते हुए पूछे जाए वो आप इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप नॉर्मली शिक्षण सूत्रों के प्रकार से परिचित हैं तो एक प्रश्न यहाँ से भी ऐसे बन सकता है, आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र हैं, और ये नहीं 11 में से कोई भी एक शिक्षण सूत्र आपको ऑप्शन में दिख जाएगा और बाकी 3 ऑप्शन आपको अलग दिख जाएंगे। तो यदि आप शिक्षण सूत्र के प्रकार से परिचित हैं, आप इन शिक्षण सूत्रों को जानते हैं, तो आप इजीली उन 4 ऑप्शनों में एक शिक्षण सूत्र को छांट कर निकाल सकते हैं कि आपके अनुसार कौन सा शिक्षण सूत्र हो सकता है। और यदि एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल चेक करके क्वेश्चंस को थोड़ा टफ स्तर पर बनाए तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाए कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र के प्रकार नहीं है। और नहीं है वाले प्रश्न जो होते हैं थोड़े से टफ होते हैं क्योंकि इनको जानने के लिए, इनके ऑप्शंस को टिक करने के लिए आपको पूरी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो इन्हीं 11 शिक्षण सूत्रों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो इनमें से कोई भी 3 शिक्षण सूत्र आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे और एक ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, वही ऑप्शन नहीं होगा और उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप कि जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, उसके बाद विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत क्रम की ओर और अनुभव से युक्ति की ओर और प्रकृति का अनुसरण, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। तो इन शिक्षण सूत्रों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अवश्य ही कोई ना कोई प्रश्न आपके यहाँ से जो भी पूछे जाएंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछने के स्तर होते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपसे सिंपल ही प्रश्न पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र हैं या फिर निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र नहीं हैं। तो जो अब तक मैंने आपको बताए इनके माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं यदि आपने इनको ध्यान से रिवाइज किया है तो। और आगे मैं कुछ और इनके महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में डिटेल में स्टडी कराऊंगा ताकि कोई भी प्रश्न आपके सुपर टेट के एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाएंगे तो आपसे बाहर नहीं होगा, आप इजीली उन प्रश्नों को कर पाएंगे, आप उसके राइट ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे के कुछ शिक्षण सूत्रों को डिटेल में स्टडी करते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण सूत्र के प्रकार में सबसे पहला शिक्षण सूत्र आता है आपका सरल से कठिन की ओर, और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का क्या आशय है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, इससे शिक्षकों को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इसका यूज कब शिक्षकों को करने चाहिए, तो उन सभी पॉइंटों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ध्यान रखेंगे इसका नाम, क्योंकि सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर या फिर कठिन से सरल की ओर, और बाकी दो ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से घुमाया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि एक शिक्षण सूत्र होता है जिसका नाम है सरल से कठिन की ओर। अब हो सकता है कि आपको कठिन वर्ड को हटाकर आपसे बोल दिया जाए कि सरल से जटिल की ओर। तो यदि आपसे पूछा जाए सरल से जटिल की ओर या फिर सरल से कठिन की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो टीचिंग मैगजीन्स है, तो इनके बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप इजीली कर पाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले हम समझते हैं कि सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसका क्या आशय है, इसका क्या रोल है एज अ टीचर, हमारे लिए इससे क्या फायदा होने वाले हैं। तो इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को सरल तथा फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाती है जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको इस शिक्षण सूत्र का यूज कब करना होता है, तो छात्रों को सबसे पहले जब आप कक्षा में जाते हैं और आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो उस दौरान छात्रों को सबसे पहले सरल चीज़ों को बताना होता है, यानी कि सबसे पहले आपको आसान आसान चीज़ें बताने होते हैं या आसान चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न पूछने होते हैं, और उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे जो है उसके लेवल को बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कक्षा में गए और सबसे पहले आप जो है जटिल चीज़ों को बताएं या टफ चीज़ों को सबसे पहले एक्सप्लेन करें। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो नहीं बन पाता, ठीक। और जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता, उसको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो वो उससे फिर दूर भागने लगता है, और जब उससे दूर भागने लगता है तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट जो है उसका कमज़ोर रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ स्टूडेंट्स कि आज की डेट में जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट या फिर सी टेट क्वालिफाई करके आए हैं, उसमें लगभग 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स जो है वो वीक होता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपके यूपी टेट में या सी टेट में या सुपर टेट में जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो 8th लेवल तक के मैथ्स ही होते हैं, 9th 10th लेवल के मैथ्स नहीं होते और ना ही 11th 12th के होते हैं। लेकिन बात यह है कि आप में से सभी विद्यार्थी 8वीं तक मैथ अवश्य ही पढ़कर आते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से। अब 8th तक आप इजीली मैथ्स पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट फिर भी अभी भी आपको जो है मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपके अध्यापक ने इस बात पर कभी ध्यान ना दिया हो कि बच्चे को मैं पहले कौन सी चीज़ों को बताऊं, ताकि उसे जो है पहले सिंपल चीज़ें बताऊं ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए, और फिर धीरे धीरे मैं उसे लेवल को बढ़ाते हुए जटिल चीज़ों को भी बताने लगूं। क्योंकि जब आप पहले ABCD जान जाएंगे, उसके बाद यदि आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ होगा तो उस वर्ड को आप पढ़कर उसका उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपको अक्षरों का ही ज्ञान नहीं होगा तो आप उस शब्द को कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसका उच्चारण कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कक्षा में जाएं तो आप कोई भी पाठ का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आप उनको सरल चीज़ें बताइए, और फिर धीरे आप उस टॉपिक की गहराई में जाइए और उसके कॉम्प्लेक्स यानी जटिल चीज़ों को भी बताइए। इससे क्या होगा कि उससे पाठ व विषय के प्रति, यानी कि जो भी पाठ या विषय आप उनको पढ़ा रहे हैं उनमें उनकी रुचि उत्पन्न होगी, उनका ध्यान लग पाएगा, और यदि उनका इंटरेस्ट बन जाए तो फिर आधा काम तो आपका हो चुका है। क्योंकि मेन ही होता है इंटरेस्ट डेवलप करना। जब आप इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं तो इसका मतलब वो बच्चा अब आने वाले समय में खुद से ही मेहनत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। अब उसकी वो जानकारी ज़रूर इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, और जितना ज़्यादा वो एक्टिव होगा उतना ही उसे चीज़ें याद होंगे या उतनी ही चीज़ों को वो समझ पाएगा। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस शिक्षण सूत्र यानी कि एक टेक्निक्स है जिसका यूज़ आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करने होते हैं। जब आप टीचिंग करते हैं, टीचिंग प्रोसेस को जब आप अपनी कक्षा में करते हैं तो आपको ये छोटी छोटी बिंदुओं के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। यदि आप इन शिक्षण सूत्रों से परिचित होंगे तो आप अपने व्यवहार में अवश्य परिवर्तन करेंगे, और यदि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप अच्छे से समझा रहे हैं और आप पहले चीज़ों को ईजी वाले
पॉइंटों को पहले बता रहे हैं और फिर उनसे रिलेट करते हुए आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बच्चे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही। तो कहने का मतलब इन सभी गतिविधियों को आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप इनको ध्यान रखेंगे तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ कर आए हैं, या फिर आपने जो डीएलएड या फिर बीएड का प्रशिक्षण लिया है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिए हैं। आपने एक एक क्लास को अच्छे से अटेंड किए होंगे, एक एक पॉइंटों से आप परिचित हैं, तभी आपके व्यवहार में इस तरीके के कंडीशंस देखने को मिलेंगे। और इससे बच्चे को बेनिफिट ये होगा कि बच्चे को आपका पढ़ाया हुआ, आपका टेक्निक, आपका समझाने का तरीका बच्चे को ज़्यादा पसंद होगा और बच्चे आपसे ज़्यादातर जुड़ेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का यूज़ हम कब और कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए मैंने मेंशन किया कि बच्चों को पहले साधारण जोड़ घटा सिखाना चाहिए, फिर हासिल के जोड़ व घटाव सिखाने चाहिए। यानी कि बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको जब आप सबसे पहले साधारण सिंपल जोड़ घटाना सिखाएंगे और उसके बाद हासिल वाले जोड़ या घटाव सिखाएंगे, तो उस क्या होगा कि वो पहले तो वो सिंपल वाले जोड़ घटाना सीख जाएंगे कि कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, और उसके बाद फिर वो हासिल वाले जोड़ों को भी समझ पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनको यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है बच्चों के अंदर जो है प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग हम कब करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है। यदि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो आप इस शिक्षण सूत्र से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे सीधे पूछे जाएंगे उनको आप इजीली बता पाएंगे। और मेन मकसद स्टूडेंट्स ये है कि यदि आप इन शिक्षण सूत्रों से परिचित होंगे तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाएंगे, और जब आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे तो आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप ऑप्शंस के माध्यम से उनको बता पाएंगे। तो जैसा आपका व्यवहार होगा उसी अनुरूप आप ऑप्शंस के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र ही क्यों पढ़ते हैं हम। इसका मतलब कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र होता नहीं है, क्योंकि सरल से कठिन की ओर ही होते हैं। पहले आप सरल चीज़ों को जानते हैं और फिर धीरे धीरे आप उससे रिलेटेड कठिन चीज़ों को भी जानने की समझ रख सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और ऐसी चीज़ों को जब आप ध्यान रखेंगे तो आप इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे, चाहे वो नए प्रश्न हो या फिर पिछले प्रश्न हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, उन सभी प्रश्नों को आप इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने समझ लिया होगा कि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र को हम क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट शिक्षण सूत्र आपके लिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट शिक्षण सूत्र आपके लिए कहता है स्टूडेंट्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको पहले ज्ञात चीज़ें पता होनी चाहिए और फिर आपको अज्ञात चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ अवश्य आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आपको ज्ञात चीज़ें पता होनी चाहिए और फिर उनसे रिलेट करते हुए आप अज्ञात चीज़ों की ओर जाते हैं। तो ये एक शिक्षण सूत्र है जिसका नाम है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब इस सूत्र का आशय यह है कि बच्चों को पहले उन बातों की जानकारी देनी चाहिए जिन्हें वह जानता है, फिर ऐसी बातों की जानकारी देनी चाहिए जो बच्चों के लिए नवीन है। यानी कि पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, ज्ञात का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ पता है। तो कहने का मतलब एक एज अ टीचर जब आप कक्षा में टीचिंग करते हैं तो टीचिंग प्रोसेस के दौरान आपको क्या करना होता है कि आपको बच्चों को उन बातों की जानकारी देनी होती है जिनको वो बच्चा पहले से जानता हो, और फिर आपको धीरे धीरे ऐसी बातों की जानकारी देनी चाहिए जो उस बच्चे के लिए नवीन हो, जिसको वो ना जानता हो। यानी कि इसीलिए कहा गया इसको ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी अज्ञात का मतलब होता है जो उसे ना पता हो, यानी कि उसके लिए नवीन हो, और ज्ञात का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो उसे पता हो, यानी कि जिनको वो जानता हो। तो स्टूडेंट्स ये एक तरीके का सूत्र होता है जिसका नाम है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और इसका इम्प्लीमेंट भी आपको टीचिंग प्रोसेस के दौरान करना होता है। यानी कि जब आप कक्षा में जाते हैं और आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले आप उस टॉपिक के उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करें बच्चों के साथ जिनको वो बच्चे पहले से जानते हो, और फिर उनसे रिलेट करते हुए आप ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और जिनको वो ना जानता हो। तो जब आप उन बच्चों को पहले उनसे रिलेट करेंगे और फिर
अज्ञात चीज़ों के बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जब उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और वो एक्टिव होते रहेंगे। और जितना ज़्यादा बच्चे एक्टिव होंगे उतना ही ज़्यादा वो ज्ञान का निर्माण स्वयं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इस शिक्षण सूत्रों को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस सूत्र का भी आपको प्रयोग करना होता है जब आप टीचिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहाड़ा सिखाने से पहले गिनती का ज्ञान कराना चाहिए। देखिए, यदि आप बच्चों को पहाड़ा सिखाना चाहते हैं, यानी कि पहाड़ा का मतलब जैसे टेबल होते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरीके के जब आप टेबल सिखाते हैं बच्चों को, यानी पहाड़ा सिखाते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको गिनती यानी कि नंबर्सों का ज्ञान होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप बच्चों को पहले ही टेबल नहीं सिखा सकते। सबसे पहले आप बच्चों को नंबर्स 1 to 100 तक पहले आप उन बच्चों को सिखाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं। जब वो बच्चे नंबर्स को जान जाते हैं 1 से लेकर 100 तक, फिर उनसे रिलेट करते हुए आप उनको टेबल यानी पहाड़ा को सिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहले आपने बच्चों को वो चीज़ें बताया जो चीज़ें पहले से बच्चे जानते हैं, यानी कि नंबर्सों का ज्ञान उनको पहले से है। तो ये जो गिनती है ये उनको ज्ञात है, और फिर वो ज्ञात से कहाँ की तरफ गए, पहाड़े, यानी कि जो नया टॉपिक है उनके लिए उनकी तरफ गए, जो अज्ञात चीज़ें उनके लिए नवीन है। तो इसीलिए आपको इस तरीके के शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना होता है। यदि आप ऐसे छोटे छोटे शिक्षण सूत्र यानी कि जो ये टेक्निक्स है, फॉर्मूलेज हैं, यदि आप इनका यूज़ करेंगे तो आप एक बेहतर अध्यापक बनेंगे। आपकी उपलब्धि उन बच्चों के समक्ष होगी, बच्चे आपको बहुत ज़्यादा समझेंगे, बच्चे आपकी बातों को मानेंगे। क्योंकि जैसे कि आपने भी देखा होगा कि आपने जब अध्ययन किया होगा तो उस दौरान ऐसा भी हुआ होगा कि आपके कोई फेवरेट टीचर होते थे और कोई टीचर ऐसा भी होता था जिनको आप पसंद नहीं करते थे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, कि किसी टीचर को तो आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किसी टीचर को आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि जिनको आप पसंद करते हैं शायद उनकी कुछ हैबिट्स आपको ज़्यादा अच्छी लगते हों, इसीलिए आप उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। वो आपके अनुरूप शायद हो सकता है कार्य करते होंगे, या उनकी बताए हुए तरीके आपको पसंद होते हैं, उनका तरीका आपको अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप उनको पसंद करते हैं। और यदि मान लीजिए कोई अध्यापक को आप पसंद नहीं करते हैं, उनका पढ़ाया वो आपको समझ नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि शायद उस टीचर में वो बात नहीं है, उनकी आदतें उस तरीके की नहीं है जो आपको जो है अच्छा लग सके, आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर पाए। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस तरीके के शिक्षण सूत्र और छोटी छोटी बिंदुओं को भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, आप अपने व्यवहार में उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रतिष्ठा अवश्य ही पाएंगे अपनी कक्षा में, और अपने जो भी आपका स्कूल होगा, जो भी आपकी टीम होगी, उन सभी में आप प्रतिष्ठा पाएंगे, क्योंकि आपका जो तरीका है वो सबसे अलग है और कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी शिक्षण सूत्रों के बारे में भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे इसी तरीके से सीधे सीधे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो आपको पता होगा तभी आप ऐसे प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और इस शिक्षण सूत्र को भी समझ लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट शिक्षण सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है थर्ड आपके लिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए, स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल का मतलब होता है स्टूडेंट जो मोटी मोटी वस्तुएं होती है जिनको आप इजीली देख सकते हैं, और नेक्स्ट होता है आपका सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म का मतलब बहुत ही छोटा, यानी कि जो बहुत ही बारीक जो चीजें जिनको आप इजीली नहीं देख सकते, आपको ध्यान लगाकर जो है जिस पर ध्यान रखना होता है, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी है, जिनको आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आप मोटी मोटी वस्तुएं हैं उनको आप इजीली देख सकते हैं, और जो सूक्ष्म चीज़ें होती हैं यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, उनको आपको ध्यान से देखना होता है। तो इस तरीके की भी एक शिक्षण सूत्र है जिसका नाम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका क्या आशय है, देखिए इस सूत्र का आशय यह है कि छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए जो आप प्राइमरी लेवल पर जिन बच्चों को आप पढ़ाने जाएंगे वो बच्चे लगभग आपके 5 से लेकर 10 वर्ष तक के बालक होंगे। तो जो प्राइमरी लेवल पर जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल आपको मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना होता है। मूर्त वस्तु का मतलब होता है स्टूडेंट्स उन वस्तुओं का प्रयोग करना होता है जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मूर्त वस्तुओं का आपको प्रयोग करना है जिनको आप बच्चों को दिखा सकते हैं, और बच्चे जिनको ईजिली देख सकते हैं उनको हम कहते हैं मूर्त वस्तुएं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाते समय आपको केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, और फिर बाद में मूर्त
वस्तुओं की सहायता से सूक्ष्म बातों का ज्ञान कराना चाहिए। यानी कि जो मूर्त वस्तुएं हैं इनका यूज आपको करते हुए जो है अमूर्त चीजों की और, यानी कि जो चीजें सूक्ष्म होती है, छोटी छोटी चीजें होती है जिनको आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उस तरफ बढ़ना होता है। यानी कि फिर बाद में मूर्त वस्तुओं की सहायता से, यानी कि इन वस्तुओं की हेल्प से आपको सूक्ष्म बातों का ज्ञान कराना चाहिए। यानी कि जब आप छोटे बच्चों को सबसे पहले पढ़ाते हैं तो आप उनको मूर्त वस्तुएं दिखाते हैं और उनको दिखाते हुए आप उनको सूक्ष्म बातें, यानी कि छोटी छोटी बातों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाती हैं। तो क्योंकि ये इस तरीके के बच्चे होते हैं जो 5 से 10 वर्ष के आसपास के होते हैं, और ये बच्चे जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, नहीं इनका मानसिक विकास इतना नहीं हो पाता है कि वो आपकी बातों को जो है एज्यूम कर ले या मान ले। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप उनके सामने ऐसी ऐसी वस्तुएं रखते हैं जिनको वो इजीली देख सकते हैं, और उसकी हेल्प से वो छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि जो सूक्ष्म बातें हैं उनका ज्ञान उनको कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टूडेंट, जैसे कि गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ इनका यूज़ किया जाता है। यानी कि गणित में यदि आप जोड़ सिखाना चाहते हैं या घटाना सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप गेंदों का उपयोग कर सकते हैं, आप गोलियों का उपयोग कर सकते हैं, आप कंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आप बच्चे को 2+3 सिखाना चाहते हैं तो 2+3 होता है 5, बट ये चीज़ आपको पता है क्योंकि आपने इस धारणा को धारण कर लिया है। आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि 5 की जो आकृति है वो ऐसी ही क्यों है, कोई दूसरी आकृति क्यों नहीं हो सकती, इस तरीके से क्यों नहीं हो सकती, मतलब 5 की आकृति यही क्यों हो सकती है, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं हो सकती, इसके बारे में आपके पास शायद तर्क ना हो, क्योंकि आपने 2+3 को जो है 5 धारण कर लिया है, और 5 का स्ट्रक्चर यानी कि जो 5 का चित्र है वो भी आपके माइंड में है, और 5 क्या होता है ये भी आपके माइंड में है, आपने सिर्फ इसको धारण किया है। लेकिन यदि आप छोटे बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो वो 2+3 5 कैसे हो सकता है इसके पीछे तर्क करेंगे, या उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएंगे कि 2+3 5 होता क्या है। तो ऐसी चीज़ों को जब आप सिखाने जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चों के सामने 2 गेंद लीजिए लाल कलर के और 3 गेंद लीजिए पीले कलर के, और उन फिर 2 और 3 को मिक्सअप करके आप उन बच्चों को गिनना सिखाइए कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ पर 2 लाल गेंद और 3 पीले गेंद मिलकर आपके पास टोटल 5 गेंद हो चुके हैं। तो क्या किया आपने, गेंद जो है वो क्या है, मूर्त वस्तुएं हैं, और मूर्त वस्तुओं के प्रयोग करके आपने क्या उन्हें एक छोटी सी बात सिखा दी कि 2+3 5 होते हैं। तो यदि आप उनको बोर्ड पर 2+3 लिखकर 5 बताएंगे तो ये एक तरीके से जो है अनिश्चितता को दर्शाएंगे, यानी कि ये अमूर्त चीजें हैं। हो सकता है कि बच्चे इसको धारण ना करें, और यदि वो धारण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप नहीं हो पाएगा। लेकिन वो यदि आप उनको गेंदों के माध्यम से या गोलियों के माध्यम से, यानी कंचों के माध्यम से या फिर कंकड़ पत्थरों के माध्यम से आप उनको गिनना सिखाते हैं तो वो पहले चीज़ों को देखते हैं और फिर काउंट करते हैं, तो इससे हो सकता है कि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो पाए। तो इसलिए आप इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए इस शिक्षण सूत्र का नाम बताया गया है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यानी कि पहले आप मोटी मोटी वस्तुओं को दिखाएं, मूर्त वस्तुओं को दिखाएं, और फिर उनसे रिलेट करते हुए आप उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारियां दें। तो इस तरीके से एक शिक्षण सूत्र होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो ये शिक्षण सूत्रों के प्रकार हैं इसमें किस किस तरीके के शिक्षण सूत्र होते हैं और इनका यूज़ कब और कैसे करना होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको इन शिक्षण सूत्रों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में बाकी शिक्षण सूत्रों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।